सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चों का आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। यहाँ पर हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद PYQs। ठीक है, सो फटाफट से रजिस्टर और पेन ले आइए ताकि आप लोग इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सके और एग्जाम से पहले इनको पढ़कर जाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड द इक्विटी विद ग्रोथ एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, हम लोगों को पता है कि देयर आर 4 गोल्स ऑफ 5-year प्लान, नेमली ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पर ना तो उन्होंने सिर्फ ग्रोथ पूछा, ना उन्होंने आपसे सिर्फ इक्विटी पूछा, उन्होंने पूछा है कि इक्विटी विद ग्रोथ से आप क्या समझते हो एज योर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर बच्चा क्या गलती कर बैठता है कि वो सिर्फ इक्विटी को एक्सप्लेन कराता है या सिर्फ ग्रोथ को। उन्होंने यहाँ पे आपसे ये कहा है कि हमें ग्रोथ भी चाहिए बट इक्विटी के साथ। तो यहाँ आपको दोनों को डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ का मतलब होता है कि जहां पर कंट्री की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। यानी कि कभी भी किसी कंट्री की ग्रोथ को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उस देश में प्रोड्यूस किए जाने वाले आउटपुट या गुड्स और सर्विसेज से हम उसको मेजर करते हैं। बट वहीं पर हमारा इक्विटी से क्या मतलब है, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी कि जितना पैसा हमारा देश कमा रहा है उसका बेनिफिट सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में ना जाए, जितने भी सेक्शन है हमारी सोसाइटी के उन सभी तक उस चीज का बेनिफिट पहुंचे। यहाँ पर एक मुद्दा अराइज होता है कि क्या ग्रोथ हमेशा वेलफेयर ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। यहाँ पर ये बात बोली भी जा चुकी है कि हो सकता है कि आपका देश ग्रो कर रहा हो, आप सेल्फ रिलायंट भी हो गए हो, बट अगर आपके देश में रहने वाले लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, तो आप यहाँ पर इसको ग्रोथ नहीं कह सकते। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि ग्रोथ हो, ऐसी ग्रोथ हो जो लोगों के वेलफेयर को लेकर आए, यानी कि जहां पर जीडीपी यानी कि जो भी पैसा कमाया जा रहा है उसका बेनिफिट देश में रहने वाले सभी लोगों को मिले। ठीक है, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव शोज अ डिक्टमी विद द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहां पर उन्होंने बोला कि मॉडर्नाइजेशन, अगेन द गोल्स ऑफ 5-year प्लान से क्वेश्चन है कि जो मॉडर्नाइजेशन है कहीं ना कहीं वो किस चीज को जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन का हमारा मतलब होता है द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और द चेंज इन द सोशल आउटलुक। और एट द सेम टाइम जो हमारा मॉडर्नाइजेशन होता है वो कैपिटल इंटेंसिव को बढ़ावा देता है। तो उन्होंने ये बोला कि क्या मॉडर्नाइजेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूशन दे रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो दे रहा है। जितने ज्यादा हम लोग यहाँ पे मॉडर्नाइज होंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें अपने स्किल्स को भी अपग्रेड करना होगा, यानी कि जो टैलेंटेड पीपल है कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। एट द सेम टाइम ये जो चेंज इन सोशल आउटलुक की बात हुई है वहां पर उसके अंदर ये कहा गया कि हमारे यहाँ पर जो विमेन है उनको भी हमें पार्टिसिपेट कराना है अपने जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है हमारी इकोनॉमी की, तो वहां पर वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देन व्हाई डज द इंडियन प्लानिंग प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पूरा पढ़ा, यहाँ पर मेन फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्यों था, आपको इसका रीजन बताना है। तो यहाँ पर ना मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिटेल में तो आप लोगों को पूरा प्रॉपर आंसर लिखना है। तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपके पास बुक्स हैं, उसमें से प्रॉपर आंसर्स आप लोग लिखिए अपने आप, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ के लिखेंगे तो वो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, बट ये मैंने आपको की पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए कि उस कॉन्सेप्ट में एक्चुअल में है क्या। तो इंडियन प्लानिंग ने क्यों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया? क्योंकि इससे हमारा कैपिटल बेस स्ट्रांग होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, मॉडर्नाइजेशन आएगा, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी एंड व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है कि जहां पर हम लोगों ने रिप्लेस किया है कि भाई जिन भी चीजों के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है या हमें दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है, हम या तो उसको खुद अपने यहाँ बनाना शुरू कर देंगे या फिर उसको बिल्कुल ही रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हटा देंगे कि ठीक है हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, द रीप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द इंपोर्ट्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन।
और क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना था, अपनी फॉरेन एक्सचेंज को कहीं ना कहीं हम बचा कर रखना चाहते हैं। हम अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज को भी फॉरेन कंपटीशन से बचाना चाहते थे, क्योंकि जब फॉरेन गुड्स हमारी कंट्री में आते थे तो उसकी वजह से डोमेस्टिक गुड्स को बहुत सफर करना पड़ता था कंपटीशन, क्योंकि उनके गुड्स कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एडवांस फीचर्स के साथ थे, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक गुड्स है उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता था। उसके अलावा कैसे कर रहे थे हम ये काम? टैरिफ और कोटास के थ्रू। यहाँ पर हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगा रहे थे और कोटा सिस्टम के अंदर हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, डिस्कस ब्रीफली द कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, यानी कि जो आईपीआर 1956 हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस किया? तो 3 चीजें थी बेसिकली। सबसे पहला था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और तीसरा था हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, जिसमें शेड्यूल ए के अंदर स्पेशली जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी वो रखी गई, यानी कि पूरा का पूरा जो दबदबा है, जो पूरा कंट्रोल है वो स्टेट के हाथों में था। ऐसी 17 इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर। शेड्यूल बी के अंदर स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज ही थी, बट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी रोल था, बट वो सप्लीमेंट्री रोल था, यानी कि चलेगी तो स्टेट की, सरकार की, लेकिन काम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा था। प्राइवेट, उसके बाद रेस्ट जितने भी रह गई थी इंडस्ट्री वो शेड्यूल सी में, जितनी भी रह गई हैं वो शेड्यूल सी में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, अब वो काम क्या होंगे मैं भी आपको बताती हूँ, आपको एक रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से उस चीज के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने लाइसेंसिंग किस चीज के लिए उन्होंने यहाँ लगाया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि कभी भी अगर आप अपनी नई इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, कोई नया गुड प्रोड्यूस करने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि अपनी मर्जी से आप अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते हो और न्यू यूनिट्स ऑफ सेटअप कर ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के पीछे उनका कहीं ना कहीं एक मोटिव था कि जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथों में ना रहे, और इवन वो बैकवर्ड एरियाज में अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो उसको जल्दी से लाइसेंस भी दे देते थे और कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी दे दिया करते थे। उसके अलावा यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के पीछे भी बातें हुई, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर माना जाता है हमारी कंट्री के अंदर, कि जितनी ज्यादा हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करेंगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ पर जनरेट होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर आईपीआर रेजोल्यूशन 1956 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, और इसकी डेफिनेशन कोई डिफाइंड नहीं है, सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ही हम इसको डिफाइन करते हैं कि जिनमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक अगर आप कर रहे हैं तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर हैं। ठीक है, चलो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब 6th क्वेश्चन है हमारे पास, Why was the public sector given a leading role in industrial development during the planning period? यानी कि क्यों पब्लिक सेक्टर को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर प्लानिंग पीरियड में, एंड एक्सप्लेन एनी 2 सच रीजन। 2 रीजंस पूछे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 3, तो आप 2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहला था कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास पैसों की कमी थी, वो लोग सिर्फ उन्हीं जगहों पर पैसा खर्च करना चाहते थे जहां पर उन्हें प्रॉफिट दिखता था। पहली चीज तो ये भी है, और एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज बड़े बड़े नहीं थे जो बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हो। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर जो था उसको ये लगता था कि हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए देखो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। मोर ओवर ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड मतलब कि रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम गैप होता है, वो भी जनरली बड़ा होता है। तो यानी कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए अगर आप एक कैपिटल और बेसिक इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हो, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं था, तो वो लोग ऐसे सेक्टर में एंटर करते ही नहीं थे, ऐसे एरियाज में। उसके अलावा टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ एंड पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, मोर ओवर हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये भी नहीं चाहती थी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हीं के हाथों में सारी पावर आ जाए, तो इसलिए कुछ चीजों के अंदर उन्होंने डोमिनेंस रखा कि ठीक है हम लोग ही यहाँ पर आकर रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और
एक रिवीजन मोड में हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए भी किया जा रहा है कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग को इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, पहले चैप्टर पढ़िए अच्छे से। आप चैप्टर पढ़ के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप भी इन चीजों को आप लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ओवरऑल एक देख सकते हैं कि अभी जो 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए कि एक तो आपको गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जरूर करना है, कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ते हुए चल रहा है, यानी कि जो इंडस्ट्री का टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पर पढ़कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं है, अभी कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास, और उसके बाद में आप लास्ट में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स एंड 2 डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। यानी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसका हमें क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। तो सबसे पहला तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली यहाँ पर जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, तो कुछ यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी क्रॉप्स थी जिनका प्रोडक्शन बहुत बड़ा, जैसे कि व्हीट और राइस, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई जिसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंट हुए। ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगी, फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिलने लगा, तो फार्मर्स की अर्निंग इंक्रीज हुई, लेकिन कुछ कुछ रीजन्स के अंदर। तो यही इसका डिमेरिट भी है कि पहली बात तो ये कन्फाइंड था सिर्फ फूड क्रॉप्स के लिए, यानी कि बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी हमें यहाँ इंक्रीज होती हुई नहीं दिखी थी। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो व्हीट और राइस सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिला कि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बड़ी थी। कवरेज लिमिटेड थी, कुछ ही स्टेट्स के अंदर ही हमें इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा था। तो यहां पर ये थे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। नेक्स्ट इज राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सिडीज इन रेलेवेंस ऑफ इंडियन फार्मर्स। यानी कि जब इंडियन फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडाइज रेट पर मिलना शुरू हुआ, तो उससे उन्हें क्या फायदा हुआ कि क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है और मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को यहाँ पर कैटेगरी में डाला जाता है कि दे आर दी पुअर फार्मर्स, और वो बहुत ही ज्यादा जो महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते खरीदना, या जो भी इनोवेटिव एक्टिविटीज है उनको नहीं अपने यहाँ पर यूज कर पाते हैं। तो ऐसे में जब उनको सब्सिडाइज रेट पर फर्टिलाइजर्स मिले तो वो अफोर्ड कर पा रहे थे न्यू और बेटर इनपुट्स को, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई। बट इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला कि ये जो सब्सिडीज है ये ज्यादातर बेनिफिट दे रही थी फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को। इसका बेनिफिट जो फार्मर्स थे वो भी कुछ रीजन्स तक ही इंजॉय कर पा रहे थे, तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर सब्सिडीज का फायदा फार्मर्स तक पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा था। इसीलिए इसके ऊपर एक डिबेट भी स्टार्ट हुई कि हमें इन फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडीज को कंटिन्यू करना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट आया एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन से लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स या चेंजेस आए हमारे यहाँ पर। तो पहली बात तो क्यों आए, क्यों नीड थी, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्विटी नहीं दिख रही थी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन पे बहुत सारी लैंड थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड बिल्कुल भी नहीं थी, तो इस तरीके का हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा था। तो उसके लिए हमने लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट किए, जिसमें पहला था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, कि बीच में इंटरमीडियरीज को हटाओ, फार्मर्स को डायरेक्ट स्टेट के साथ जोड़ो, टिलर को ही ऑनर ऑफ द लैंड यहां पर बनाने के बारे में बात की गई। लैंड सीलिंग के अंदर उन्होंने साइज ऑफ लैंड होल्डिंग जो मैक्सिमम है वो फिक्स कर दी गई ताकि हर किसी के पास लैंड अवेलेबल हो। उसके बाद एग्जामिन द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज, यानी कि ये जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 था, तो उसका क्या एक्चुअल में रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो जब आप अप्रेजल चेक करोगे तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों लिखोगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीडीपी इंक्रीज हुई, इंडियन इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, फॉरेन कंपटीशन से हम प्रोटेक्ट कर पाए अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। बट वहीं पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे कि पब्लिक सेक्टर का रोल हमें ज्यादा देखने को मिल रहा था, लाइसेंस का मिसयूज हो रहा था, लाइसेंस राज चल रहा था, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे वो बहुत आसानी से लाइसेंस ले पा रहे थे। इंसेंटिव्स नहीं थे ताकि इंडियन गुड्स की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था। पब्लिक सेक्टर की फंक्शनिंग में कुछ डिफेक्ट्स थे, सही से वो काम नहीं कर रही थी। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे जो हमने यहाँ पर कवर अप किए। अब अगर मैं आपको इस चैप्टर में से बताऊं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर अप करने हैं, जो आपको प्रिपेयर करने होंगे फॉर योर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप जरूर प्रिपेयर करेंगे अपने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। बहुत डिटेल में आप जाइएगा इसके अंदर। ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं छोड़ना है, ग्रीन रिवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। उसके अलावा जो हमारे गोल्स हैं 5 ईयर प्लान के, 5 ईयर प्लान गोल्स, वो आप जरूर पढ़ेंगे।
और हमारा आईपीआर 1956 ये वाला जो आईपीआर है इसके जितने भी की फीचर्स हैं वो पढ़ के जाने हैं। उसके अलावा जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है, मतलब ये टॉपिक वही है जिसके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट क्या होता है ना कि समटाइम्स उससे हटकर कि उन्होंने सपोज करो आईपीआर का एक पार्ट यहाँ पूछ लिया एक एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर में सपोज वो पूछ लिया गया, नेक्स्ट ईयर उन्होंने उसका सेकंड पार्ट पूछ लिया। अब आप सेकंड पार्ट प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमने वैसे क्वेश्चन में बहुत कुछ कवर अप कर लिया है, आपको मतलब टॉपिक में यही दिखेगा कि आपने जो मैम टॉपिक लिखे हैं वही हमने क्वेश्चन में कवर किया है, बट मैं आपसे कह रही हूं कि इन टॉपिक्स को आप लोग एक बार प्रॉपर अच्छे से डिटेल में नोट्स पढ़कर इसको प्रिपेयर कीजिए, यानी कि पूरा ओवरऑल आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है कि अगर लैंड रिफॉर्म है तो लैंड रिफॉर्म के बारे में वहां पर जितना भी कुछ लिखा है आपको वो टोटल प्रिपेयर करना है, ये नहीं कि सिर्फ एक इस क्वेश्चन तक आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए हो, ठीक है। लाइकवाइज ग्रीन रेवोल्यूशन है तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कुछ डिस्पैरिटीज अराइज हुई थी, लाइक इंटर रीजनल डिस्पैरिटी अराइज हुई थी, इंटरपर्सनल डिस्पैरिटीज अराइज हुई थी, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। तो पूरे टॉपिक आपको ये ना प्रिपेयर करके चलने हैं ताकि इनमें से कोई भी अगर एस्पेक्ट उठ के आ जाता है एग्जाम में तो आप उसको लिख सको, ठीक है। तो एक बार आप इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए या फिर पहले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आपके डन वहीं पर हो जाएंगी, बस कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990, जिसके हम लोगों ने किए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद पीवाईक्यूज, ठीक है। तो फटाफट से इस चैप्टर को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।